हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए आज आइए हम टॉपिक है इलास्टिसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। आज हम आपको जो है प्रत्यास्थता के बारे में जो है आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये प्रत्यास्थता जो होता है ये क्या होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस प्रत्यास्थता का जो है हमारे दैनिक जीवन में कई जगह पर यूज भी होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो मैंने लिख दिया है, इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ही आज हम डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रत्यास्थ वस्तुएं। क्या है? फर्स्ट पॉइंट है प्रत्यास्थ वस्तुएं। ठीक है ना? क्या है ये? प्रत्यास्थ वस्तुएं। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं वे होती हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर, इसके पश्चात बाह्य बल को हटा लेने पर जो है वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो ऐसे गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। एक बात यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा कि प्रत्यास्थ है, देखिएगा प्रत्यास्थ और फिर है एक प्रत्यास्थता। ये है प्रत्यास्थता। ठीक है ना? तो प्रत्यास्थ और प्रत्यास्थता में क्या अंतर होता है? प्रत्यास्थता जो होता है ये गुण होता है, क्वालिटी होती है। किसका गुण होता है? प्रत्यास्थ का गुण होता है। तो प्रत्यास्थ जो होता है एक संज्ञा होती है और प्रत्यास्थता जो होता है एक विशेषण होता है। ये आपकी संज्ञा है। क्या है आपकी संज्ञा? और संज्ञा क्या होती है? किसी, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, किसी विशेष नाम स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यास्थ जो है ये संज्ञा है और प्रत्यास्थता जो है ये गुण है। तो अगर ये कहा जाए कि प्रत्यास्थता क्या होता है, तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के गुण को ही हम प्रत्यास्थता कहते हैं। अब कौन सा गुण होता है, कैसा गुण होता है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा। प्रकृति में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिन पर हम बाह्य बल लगाते हैं और इसके पश्चात बाह्य बल जब हम हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इस गुण को ही हम प्रत्यास्थता कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना? फिर से समझ लीजिएगा। जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो वह वस्तु विकृति हो जाती है, अर्थात उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसके बाद जब हम बाह्य बल हटा लेते हैं तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रबड़ की बॉल होती है, रबड़ की बॉल ऐसे, ये इस तरीके की जो है रबड़ की बॉल होती है और इस रबड़ की बॉल पर जब हम बार बार लगाएंगे तो यह रबड़ की बॉल जो होगी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब बार बार हम बार से लगाएंगे तब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसके बाद जब हम बार बार हटा लेते हैं तो यह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में फिर पहुंच जाती है। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। समझ बात आ गई ना? तो याद रखिएगा, इस तरह क्वार्टज के टुकड़े होते हैं, क्वार्टज के टुकड़ों में भी प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला पॉइंट है सुघटय। क्या है अगला पॉइंट? सुघटय। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है आपका सुघटय। यह है सुघटय। सुघटय देखिए क्या होता है। सुघटय जो होता है इसके भी डेफिनेशन अच्छे समझिएगा। प्रकृति में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जिन पर हम बाह्य बल लगाते हैं
और बार बार हटा लेने पर जो है वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है, हमेशा हमेशा के लिए वो नई अवस्था में बनी रहती है। ऐसा गुण जिन वस्तुओं में पाया जाता है वह सुगठय वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सुगठय वस्तुएं कहलाती हैं। समझ बात आ गई ना? एग्जाम्पल में मिट्टी है, शीशा है। शीशा जो होता है जब उस पर हम बाहबल लगाते हैं तो वह शीशा टूट भी सकता है और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। और इसके बाद बाहबल जब हम हटा लेते हैं तो क्या उसी अवस्था में आ जाता है? नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो ऐसा गुण जो होता है वो सुगठय वस्तुओं में ही पाया जाता है। क्लियर? अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है दृढ़ वस्तुएं। तीसरा पॉइंट है दृढ़ वस्तुएं। ध्यान दीजिएगा, दृढ़ वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? दृढ़ वस्तुएं जो होती हैं मतलब हार्ड वस्तुएं। प्रकृति में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जिन वस्तुओं पर बार बार हम लगाते हैं उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में दीवार है, पत्थर है, ईंट है, ये सभी वस्तुएं होती हैं, दृढ़ वस्तुएं होती हैं। ईंट है, ईंट पर आप बार-बार लगाएंगे तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुएं दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं, रिजिड बॉडीज। समझ में आता है ना? याद रखिएगा। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टेड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब प्रतिबल और विकृति। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रतिबल और विकृति। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम प्रतिबल की बात करेंगे। तो प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल, ठीक है ना? जाना पहचाना लग रहा है ना? ये जैसे बल आप तुमने देखा होगा उसी तरीके से प्रतिबल भी होता है, पर थोड़ा सा अंतर होता है। समझ बात करें ना? तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिबल क्या होता है? ठीक है, प्रतिबल सूत्र जो होता है इसका स्ट्रेस होता है प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस इक्वल फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है ना? तो व्हाट इज द स्ट्रेस? द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इट्स कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब बल और क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम प्रतिबल कहते हैं। और ये प्रतिबल कैसे होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बार बल लगाते हैं तो अंदर से एक बल लगता है, अंदर से एक बल लगता है, तभी वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आती है। तो अंदर से जो बल लग रहा है उसे ही हम प्रतिबल कहते हैं। जैसे ये देखिएगा, जैसे ये बॉल होती है, ये बॉल होती है और बाहर से जो है ये बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बाहर से फोर्स लग रहा है। तो ये आकृति जो होती है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस तरीके से बल लगेगा तो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और जब ये बार बार हम हटा लेते हैं तो अंदर से जो है एक बल लगता है, इसे ही हम प्रतिबल कहते हैं। और यह बल जो होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगता है। इसलिए परिभाषा यहाँ पर है, देखिए सूत्र है एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को ही हम प्रतिबल कहते हैं, अंदर से जो लगता है। तो ये प्रतिबल एक तरीके से आंतरिक बल होता है जो किसी वस्तु को उसकी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे हम प्रतिबल कहते हैं। समझ बात आ गई ना? तो इस तरीके से जो है ये प्रतिबल होता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसका मात्रक हम बता दें आपको। मात्रक यूनिट ऑफ स्ट्रेस, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एमके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट
अदर यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज पास्कल। क्या होता है? पास्कल। तो पास्कल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो प्रतिबल का यूनिट जो होता है पास्कल भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें, इसका प्रतिबल का विमीय सूत्र, तो वही सूत्र के अकॉर्डिंग फोर्स का जो डायमेंशन होता है m/L3-2 होता है, एरिया का डायमेंशन L² होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे L एक आपका उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या? ml-1t-2 बचेगा। एक डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस ml-1t⁻²। समझ में आ गया होगा? तो ये जो होता है आपका प्रतिबल होता है। चलिए अब इसके बाद हम विकृति की बात करते हैं। विकृति क्या होता है? देखिएगा, विकृति ये होता है विकृति, जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है आपका, जिसको हम विकृति कहते हैं, ये होता है विकृति। विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है ना? लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम विकृति कहते हैं। समझ बात रही ना? मतलब स्ट्रेन या करके आप लिख सकते हैं स्ट्रेन इक्वल स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। स्मॉल l इज अ इंक्रीज ऑफ लेंथ एंड कैपिटल L इज अ ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। मतलब लंबाई में वृद्धि स्मॉल l है, प्रारंभिक लंबाई आपकी कैपिटल L है। तो द रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ इट्स कॉल्ड स्ट्रेन। यूनिट क्या होगी? यूनिट देखिएगा, यूनिट जो होगी यूनिट ऑफ स्ट्रेन क्या होगी? यूनिट ऑफ स्ट्रेन लेंथ यूनिट इज अ मीटर, ओरिजिनल लेंथ यूनिट इज अ मीटर। तो मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या बची? कुछ नहीं बची। तो स्ट्रेन की यूनिट जो होती है नहीं होती है, और जब स्ट्रेन की यूनिट नहीं होगी तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है आपका, अगले पॉइंट पे हुक का नियम है। और ही हुक का नियम है, हुक का नियम। ध्यान दीजिएगा, हुक का नियम क्या होता है? हुक का नियम जो होता है प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति, राइट? इट इज हुक्स लॉ। स्ट्रेस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, इट्स कॉल्ड हुक्स लॉ। मतलब प्रतिबल जो होता है विकृति के जो है अनुपाती होता है, जिसे हम हुक का नियम कहते हैं। प्रतिबल विकृति के अनुपाती होता है, जिसे हम हुक्स लॉ कहते हैं। समझ में आता है ना? तो ये हुक का नियम होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। देखिएगा, यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब देखिएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम y से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा, ये एक जो है आपका वायर होता है, ये इस तरीके से, ये देखिएगा ये वायर होता है, और इस पर जब हम कुछ भार हम लटका देते हैं तो इस तरीके से लंबाई में वृद्धि होती है। ओरिजिनल लेंथ जो है इसकी जो है वो है कैपिटल L, और लंबाई में वृद्धि हुई है स्मॉल l। तब जब हम इसमें भार लटका देते हैं तब इस तरीके से दृढ़ आधार पर जो है ये एक तार बंधा होता है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई L होती है, और जब हम भार लटका देते हैं तो लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हो जाती है।
ये देखिएगा इस तरीके से ये तार होता है, समझ में आता है ना। ये जो होती है ओरिजिनल लेंथ होती है, ओरिजिनल लेंथ होती है, समझिए ना। और ये स्मॉल एल जो होती है इंक्रीज ऑफ लेंथ होती है, इंक्रीज ऑफ लेंथ होती है, मतलब लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि। ये जो होती है आपकी प्रारंभिक लंबाई होती है, राइट। अब देखिएगा आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फिगर। तो यंग मॉडुलस जो होता है y इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखिएगा इफ स्ट्रेस इक्वल F अपॉन A एंड स्ट्रेन इक्वल L अपॉन कैपिटल L, देन y इक्वल हो जाएगा आपका F अपॉन A L अपॉन कैपिटल L, तो हो जाएगा FL अपॉन AL हो जाएगा। तो y इक्वल बना आपका FL अपॉन AL। ये आपका यंग मॉडुलस जिसे हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब देखिएगा if F इक्वल mg एंड A इक्वल पाई आर स्क्वायर, तो y क्या बन जाएगा आपका mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर l बन जाएगा आपका। ये देखिएगा समझ बात है। तो ये यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है यह दो भौतिक राशियों का अनुपात होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट्स कॉल्ड यंग मॉडुलस, मतलब प्रतिबल और विकृति के अनुपात को ही हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और इसके बाद जो है स्ट्रेस F अपॉन A हो जाता है, स्ट्रेन L अपॉन L हो जाता है, रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो y इक्वल आपका फार्मूला बन जाता है FL अपॉन AL बन जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आता है ना। तो ये होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और इसकी एक देखिए समझ लीजिए खास बात क्या होती है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो यूनिट होता है वो स्ट्रेस के इक्वल होता है, यूनिट ऑफ y। ये देखिएगा यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो यूनिट ऑफ y इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स सेम यूनिट इज अ स्ट्रेस, राइट ना। और यही यूनिट जो होती है आपकी प्रेशर की भी होती है, ये मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। दाब की भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है, अंडरस्टैंड। तो याद रखिएगा, तो इस तरीके से जो है ये इतने पॉइंटों को मैंने आपके सामने समझाया, समझ में आया होगा ये मेरा विश्वास है। आप कमेंट करके जो है देखिए, ये आपका अपना चैनल है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपनी बातों को जो है मुझ तक पहुंचाइए, आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट जो है वेलकम है। इस वीडियो में जो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि आप कमेंट करके मुझे प्लीज जरूर बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, तो कमेंट करके आप मुझको बताएंगे। आपके कमेंट मेरे लिए वेलकम है, स्वागत है आपका, समझ बात रही ना। तो इस तरीके से जो है ये पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, बाय।